इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ और क्या कारण थे, क्यों शुरू करना पड़ा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरह की क्राइसिस आई थी, और इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस था। हमारे इंपोर्ट्स बढ़े हुए थे, हमारे एक्सपोर्ट कम थे, हमारे सामने बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम हो गए थे, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत बढ़े हुए थे। प्राइस हाइक था, जिसकी वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो डेब्ट थे, बोरोइंग्स यानी उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ गई थी, डेब्ट बढ़ गए थे, ऋण बढ़ गए थे उनके, और उन ऋणों को चुकाना जो है वो भी मुश्किल हो रहा था। और ये बहुत सारी चीजें एक साथ मिल गई थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा क्राइसिस हमारे सामने आई थी वो आई थी बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बहुत शॉर्ट में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अब आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं इसमें बाकी? हेलो, हेलो, यस मैम। आवाज आ लैग हो रही रहा है है मैम मेरी? बहुत। जी मैम। हाँ, हाँ, तो लैग हो हम रहा है लोग बहुत। ये बात, हाँ, लैग हो रहा है मैम। क्या हो रहा है? लैगिंग हो रहा है। हाँ, तो नेटवर्क आ रहा है जा रहा है बार बार। आ रहा है आप लोग के पास? आवाज आ रही है आप लोग तक? हेलो, यस मैम, हेलो, आवाज आप आ रही है। आ रही है? हाँ मैम अब क्लियर है। यस मैम। आ रही है ठीक है। क्लियर है आवाज? यस मैम क्लियर है। चलिए, तो हम लोगों ने ये कल देखा था, कल इस बात इश्यू पे बात हुई थी। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट ने की थी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो गए थे, और फिर हमने तीन चीजें हमारे सामने आई थी। उनको लेकर के कैसे जो है आईएमएफ ने हमें स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन दिया, और उस लोन के लिए हमें अपने इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने थे और इकोनॉमी को आगे ले जाना था। और इसको करते हुए फिर हमने क्या किया, फिर हम जिस रास्ते पर आगे बढ़े, तो हमारे सामने तीन चीजें जो आई थी सुधारों को करने के लिए, तीन चीजें एक्वायर की गई थी, जिनको एलपीजी के नाम से जाना गया: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो सिंपली आपको बताया था मैंने, कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमको छूट देनी उद्योगों को। जो हमारे उद्योग जो है पिछड़ रहे थे, हो सकता है आंटी जी उनको ना आ जाए। उनको जो है अब गेट बंद छूट करने प्रदान वाला करनी थी। उनमें रेस्ट्रिक्शंस जो ज्यादा से हाँ? रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उन रेस्ट्रिक्शंस को कम करना। आप म्यूट पर रहे, प्लीज, पीछे से आवाजें आ रही हैं, आप अपना म्यूट कर दें, सिर्फ लिसनिंग का रखिए। तो जो लिबरलाइजेशन में जितनी भी उद्योगों को छूट दी जा सकती थी, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए और अपने औद्योगिकरण को आगे करने के लिए छूट दी जा सकती थी, उतनी छूट प्रदान की गई और उद्योगों को औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उसने अपने आप को कट ऑफ किया, और गवर्नमेंट के हाथ में जितनी इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को कम करके और प्राइवेट सेक्टर को वो हैंड ओवर की। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसने टेक ओवर किया, जो सिक इंडस्ट्रीज थी उनको खत्म किया। तो इस तरह से करीब करीब 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को उन्होंने जो है प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर किया, और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब काम किया गया। सो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन।
और ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमने बताया था कि कैसे हमने वर्ल्ड को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से कांटेक्ट किया। जो हमारे एनआरआईज हैं उनको भी हमने पूरी पूरी सुविधाएं प्रदान की और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया और उसको 40% से लेकर के 100% तक कर दिया गया। तो ये सब चीजें करने के बाद इसके अलावा जो न्यू इकोनॉमिक हमारी पॉलिसी थी उसमें दो तरह के मेजर्स एक्वायर किए गए थे। एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर था और एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर में जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको ठीक करने का हमारे पास लक्ष्य था और इन्फ्लेशन को दूर करने का हमारे पास लक्ष्य था। इन्फ्लेशन को हम कैसे दूर कर सकते थे, ये हमारे पास इसका दो दो उद्देश्य हमारे इसमें थे। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में स्ट्रक्चर या स्टेबलाइजेशन मेजर्स में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में हमको इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को कम करना था। हमारे ट्रेड पर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन सबको हमको कम करके ट्रेड को बढ़ावा देना था। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत अपनाएंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इनके अलावा हमारे पास एक और वर्ड आया था, मार्केटाइजेशन। इसको हम इन तीनों के साथ ले सकते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो एक इकोनॉमी में या इकोनॉमिक्स में मार्केटाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। मार्केटाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन तो करते हैं, हमने प्रोडक्शन किया, हमने अपना सामान जो है हमारा मार्केट में आया, अब मार्केट में उसको कौन पहचानेगा, उसके लिए मार्केटाइजेशन बहुत जरूरी है। और मार्केटाइजेशन के लिए आपने देखा कि कितनी तरह के चीजें अपनाई जाती हैं। जैसे सबसे बेसिक चीज जो है ये होती है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट के जरिए बहुत इजीली मार्केटाइजेशन किया जाता है, चीजों का मार्केटाइजेशन किया जाता है। और ये हम अपने इंटरनल लेवल पर भी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं। जब हमें अपनी चीजों को बाहर विदेशों में बेचना होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका भी मार्केटाइजेशन बहुत जरूरी होता है। और चाहे उसको नेशनल मार्केट में, अपने घरेलू बाजार में चीजों को उतारना हो मार्केट में, तो भी मार्केटाइजेशन बहुत जरूरी होता है। तो मार्केटाइजेशन के लिए आपने देखा कि पहले हमारे सामने जो है मार्केटाइजेशन हमेशा से होता रहा है। पहले अखबारों में पिक्चर्स के जरिए और बहुत सारी सूचनाओं के जरिए ये सूचना दी जाती थी कि ये चीजें जो है आपके उपभोक्ता वस्तुएं हैं और ये इन चीजों की वस्तुएं ये इस काम में आ सकती हैं, इस काम में आ सकती हैं। उनको करने के लिए बहुत तरह तरह की इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से दी जाती थी। तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स का जमाना आया, फिर कलर्ड पिक्चर्स का जमाना आया, फिर आपने देखा कि हमारे सामने टीवी और मोबाइल है, टीवी है, एलईडी वगैरह है, इनके जरिए कैसे, और पिक्चर हॉल में आप क्लिपिंग्स देखते थे। तो ये सब मार्केटाइजेशन का एक जरिया था, जिसके जरिए जो है ये बताया जाता था कि कौन कौन सी चीज मार्केट में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत छोटी चीजें, जैसे आपने देखा कि एक चिप्स जैसी चीज जो है हमारे यहाँ बरसों से घरों में बनती आ रही है, दादी नानी के जमाने से चिप्स। लेकिन चिप्स का मार्केटाइजेशन करके और उससे कैसे करोड़ों अरबों रुपए कमाना, ये जो है आपने देखा होगा कि चिप्स का एडवर्टाइजमेंट किस तरह से किया था। सबसे पहले मार्केट में जो चिप्स आया था वो था बिनीज करके, और उन्होंने बच्चों के मन को पढ़ लिया। बिनीज के जो एडवर्टाइजर थे उन्होंने इस चीज को देखा और उन्होंने बच्चों के उस मन को पकड़ा
कि बच्चों के बीच में ये चीज पॉपुलर हो सकती है, और उन्होंने उस चीज को कलरफुल पैकेट्स में रख करके और बच्चों के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कराया, जिसमें जिस एडवर्टाइजमेंट में बच्चे कहते थे कि हमको बिनीज मांगता, हमको बिनीज मांगता। तो वो बिनीज जो है वो करोड़ों कमाने के बाद मार्केट से आउट हुआ। फिर अंकल चिप्स आया, अंकल चिप्स ने अपनी जगह बनाई। उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं कि लेज है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मार्केटाइजेशन का फंडा आपको समझ में आ जाए कि कैसे मार्केटाइजेशन हमारी इकोनॉमी को रन करता है और कैसे हमारी इकोनॉमी को ऊंचाइयों तक ले जाता है, कैसे हमारे चीजों को जो है लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। तो एक अपने प्रोडक्ट को बनाना, एक प्रोडक्शन करना, और एक प्रोडक्शन करने के बाद उसको लोगों तक लाना, ये दो एक अलग अलग चीजें हैं। तो प्रोडक्शन करना तो हमारे डेवलपमेंट में आता है, प्रोडक्शन किया और हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है। और उसके बाद मार्केटाइजेशन के जरिए कैसे उस चीज को हम आगे ले जा सकते हैं, कैसे एक का चार कमा सकते हैं। तो वो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं इस पे। अब आप अगर इसमें देखें कि जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक का जो एडवर्टाइजमेंट होता है, आपने देखा होगा। हम एडवर्टाइजमेंट की बात क्योंकि मार्केटाइजेशन से जुड़ी हुई है इसलिए आपको बता रहे हैं आज, और ये एक हमारी इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा है, इसको आपको समझ लेना आवश्यक है। और इसको मैं आज बता रही हूँ आपको कि कोल्ड ड्रिंक जो है, अगर उसका हम रियल देखें कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक जो है वो कितने की पड़ती है, तो मुश्किल से 1 रुपया उसका दाम होता है कोल्ड ड्रिंक तैयार करने का। और वो मिलती कितने की है? 15 रुपए की, 20 रुपए की, कितने की भी बॉटल एक आती है। और तो ये सारी चीजें और जाती कहाँ से है? हमारे आम आदमी के जेब से। जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करेगा उसको उसका पेमेंट करना होगा। तो वो सारा का सारा पैसा, बाकी का पैसा जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाती, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। तो जो सेलिंग कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट मींस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। हमारी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट के प्राइस को इतना ज्यादा बढ़ा देती है, इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि आम आदमी की जेब पर वो प्रोडक्ट भार महसूस होने लगता है। तो ये एक कला है जो कि मार्केटिंग की एक कला है, मार्केटाइजेशन की। और इसी में अभी आपने देखा कि आजकल के समय में अभी आपने एक स्टार्टअप बिजनेस का नाम सुना होगा। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, जी मैडम, आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं? हाँ, तो जो मैं बात कर रही थी मार्केटाइजेशन की, तो जो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं उनको किस तरह से हम मार्केट में प्रेजेंट करते हैं, इट इज एन आर्ट। और ये सेलिंग कॉस्ट जो होती है हमारी, यानी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, ये हमारी कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसमें जुड़ करके उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। और वो जो है हमारी सारा का सारा पैसा कहाँ से जाता है? हमारी जेब से ही जाता है, कस्टमर के जेब से जाता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी का फाउंडेशन स्टोन क्या है? हमें बताएंगे कोई? व्हाट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आवर इकोनॉमी? हेलो, मैं आपको बताती चलती हूँ, आप लोग सुन पा रहे होंगे तो सुनते रहिए। फाउंडेशन स्टोन हमारा जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन अगर नहीं होगा, हम कस्टमर जो है वो एक आधार, एक पिलर है इस इकोनॉमी के। अगर हाउस होल्ड कस्टमर नहीं होगा या कंज्यूमर नहीं होगा तो क्या इकोनॉमी रन करना इजी है? क्या इकोनॉमी रन कर सकती है? प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर डिमांड नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है डिमांड और सप्लाई पे बेस करती है।
आज ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक सुधार से जुड़ी हुई ये बेसिक चीज है हमारी। इकोनॉमिक सुधार हम कितने भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक सुधार हमारे सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम उस डेवलपमेंट के लिए और उस स्तर के डेवलपमेंट के लिए डिमांड भी क्रिएट कर पाते हैं। और डिमांड क्रिएट करने के लिए जो एक बेसिक चीज की जरूरत पड़ती है वो कहाँ से आती है? वो आती है मार्केटाइजेशन से। तो इसलिए मार्केटाइजेशन का जिक्र करना आवश्यक है। और इस समय जो है मैं आपको और चीजें कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, जैसे कि हाँ, मैंने आपको बताया कि हमारी जो जो फाउंडेशन स्टोन है वो है कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो इकोनॉमी रन नहीं कर सकती है। और कंजम्पशन हमारा कैसे कंटिन्यूएशन में बना रहे, इसके लिए मार्केट में डिमांड बनी रहनी बहुत आवश्यक है। तो सप्लाई बराबर होती रहे। आजकल आप देख रहे हैं कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्शन तो, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ गई हैं और उनका मोटिव क्या होता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना, उनको इससे मतलब नहीं होता है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मेन मोटिव है कि जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, मार्केट से लोन लेकर के, फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद कई बार यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि डिमांड की कमी पड़ जाती है। और तब कंडीशन क्या आती है कि एक खरीदी एक फ्री, एक खरीदी एक के साथ दो फ्री, ये वाली कंडीशन आ जाती है। तब वो उस माल को फिर खपाने के लिए सेल लगानी पड़ती है और बहुत सारी इस तरह की मार्केट में डंप होने लगती हैं चीजें। और फिर उन चीजों को निकालने के लिए और फ्रेश प्रोडक्शन करने के लिए जो है कई तो इंडस्ट्रीज से बाहर हो जाते हैं और कई जो है इंडस्ट्रीज में बने रहने के लिए अपने माल को इस तरह से निकालते हैं और उसको जो है अपनी डिमांड को फिर से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मतलब चीजों की डिमांड बनाए रहने के लिए, बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों का सहारा लिया जाता है। जो हमारे इकोनॉमिक सुधार हुए हैं और जो उसमें जो ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट था, ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण हुआ। और वैश्वीकरण में आपने देखा, कल मैंने इस बारे में बात की थी कि वैश्वीकरण में हमने आपको बताया कि सारी चीजें हमारी जो है एक प्लेटफॉर्म पर, हमें सारी चीजें हमें एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने लगी। विदेशों की चीजें, कोई भी चीज हमसे दूर नहीं है। हम विदेश जाएं या ना चाहें, हर विदेशी ब्रांड हमारे घर में मौजूद है। और अब तो ऑनलाइन सप्लाई है, तो घर में आकर आपको, यानी सर्विस सेक्टर जो है वो इतनी तेजी के साथ फ्लरिश कर रहा है कि सर्विसेज, लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर, अपनी सर्विसेज देकर ही जो है मार्केट में टिके हुए हैं। वो अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी दे रहे हैं कि वो सर्विस सेक्टर के हमारा जो है वो बहुत फ्लरिश कर रहा है। और ऑनलाइन सप्लाई जारी रहती है। जो भी चीजें, प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको आप अगर मार्केट में ना भी जाए तो आपने देखा और आपने ऑर्डर किया और आपके घर में वो चीज पहुंचा दी जाती है। तो हमने काफी इस क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के बाद से पिछले 30 सालों में हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। और मैंने आपको ये भी बताया था, कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको, वी शेप डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था, वी फॉर विक्ट्री। तो वी शेप डेवलपमेंट के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि जब हमारा जो डेवलपमेंट है वो वी शेप कब कहलाता है, जबकि तेजी के साथ हमारी, मान लीजिए, इकोनॉमी में गिरावट हुई और फिर तेजी के साथ गिरावट होकर के ये एक पार्ट ये बना और दूसरा पार्ट ये बना कि उसी तेजी के साथ हमने उसको कवर अप कर लिया। तो हमारा ये डेवलपमेंट वी शेप डेवलपमेंट कहलाता है। आज मैं आपको बताऊंगी एक के शेप डेवलपमेंट भी होता है।
के शेप डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारा अगर के शेप डेवलपमेंट होता है यानी कि अगर ऊपर जा रहा है it is like this K shape. So it means we are only focusing on riches. And if it is going on lower direction, it means we are focusing on lower sector. तो जो हमारा गरीब तबका है उसकी ओर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। तो के शेप डेवलपमेंट के लिए हमें के शेप डेवलपमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही दिशा में डायरेक्शन में होगा, अगर हमारा डेवलपमेंट जो है वो अपर डायरेक्शन में होगा तो भी हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है, और अगर सिर्फ लोअर डायरेक्शन में होगा तो भी उतना फायदेमंद नहीं है। हमको सबका विकास चाहिए, समान विकास चाहिए, और उसके लिए हर तबके का विकास होना चाहिए और हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जो हमारे 30 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट है, जो हमारे इसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी है कि किस तरह से जो है इकोनॉमी में अब ये चीजें आने से पहले ही हम उनमें सुधार ले आए। जो चीजें हमारी, जिन्होंने इकोनॉमी को इतने पीछे धकेल दिया था, इकोनॉमी को एकदम खाई में ले गए थे और उससे हमको निकल के बाहर आना पड़ा। तो अब इन चीजों को अगर हम अपनी जो प्लानिंग है उसमें शामिल कर लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी गर्त में नहीं जा सकती। हमारी अर्थव्यवस्था बराबर रन करती रहेगी और हम डेवलपमेंट के क्षेत्र बराबर टच में बने रहेंगे और हम डेवलपमेंट करते रहेंगे। डेवलपमेंट की जहां तक बात होती है, तो अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम बढ़ाना ही डेवलपमेंट नहीं है। एक समय होता था जब किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम से उसके डेवलपमेंट को जज किया जाता था, मेजर किया जाता था कि पर कैपिटा इनकम किसी की हाई है तो हम कहते थे कि दैट कंट्री इज डेवलप्ड कंट्री, और जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होती थी तो हम कह देते थे कि ये डेवलपिंग कंट्री है या बैकवर्ड कंट्री है इसकी जो है। लेकिन अब जो है हमारे इन चीजों के मायने बदल गए हैं। अब इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शामिल हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, यानी मानवीय विकास। मानवीय विकास को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मानवीय विकास को इग्नोर हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। जब हमारा जो व्यक्ति है, जो हमारी कंट्री का जो आम आदमी है, वो अगर स्वस्थ होगा और पढ़ा लिखा होगा, लेबर हमारा स्किल्ड होगा, तो वो अब इकोनॉमी में ज्यादा योगदान दे सकता है, प्रोडक्शन में ज्यादा योगदान दे सकता है, देश के डेवलपमेंट में ज्यादा योगदान दे सकता है। इसलिए, और उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था ठीक है या नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था आम व्यक्ति के लिए ठीक है या नहीं है, और हमारी जो है एजुकेशन की व्यवस्था, हर एक को एजुकेशन मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसी संचार व्यवस्था कैसी है, हमारी सड़कों की व्यवस्था कैसी है। जो सड़कें जो होती हैं वो भी एक बैकबोन का काम करती है एक इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर परिवहन व्यवस्था हमारी सही है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा सही है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको कंट्री के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जा सकता है। और चाहे प्रोडक्शन वो अगर मान लीजिए पंजाब में अनाज ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो पंजाब तक ही सीमित नहीं रहेगा, वो कंट्री के हर एक कोने कोने में पहुंचाया जा सकेगा। अगर आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छा हो रहा है तो आलू का उत्पादन सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है तो हम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है तो हम ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, और सड़कों की व्यवस्था सही है तो सड़कों की व्यवस्था सही होना और ये होना, ये भी, और इसमें भी तेजी के साथ सुधार आया है। आपने देखा कि इन चीजों में भी
इलेक्ट्रिसिटी में भी कल मैंने 30 इंडस्ट्रीज ऐसी आपको इंडिकेट की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे सुधार आया है, हाउसिंग में सुधार आया है, हाउसिंग व्यवस्था लोगों के लिए ठीक है कि नहीं है। इसमें भी जो ये भी इसमें भी डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट और हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या जो भी तीन चीजें, जो भी तीन पिलर्स हैं, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये किस लिए एक्वायर किए गए, और मार्केटाइजेशन ये इसलिए किए गए हैं एक्वायर क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सके इकोनॉमिक सुधारों के माध्यम से, और जो भी विदेशी कर्जे हैं उनको निपटा करके गोल्ड जो गिरवी रखा गया था, उस समय बहुत बड़ी मात्रा में आरबीआई ने गोल्ड गिरवी रखा था 89-90s में, तो वो गोल्ड का जो है अब उसको भी हमने वापस लिया है, उस गोल्ड का भी जो है वापस अपने इकोनॉमी में लेकर आए हैं, और अब स्थितियों में सुधार काफी हद तक हो गया है। तो मार्केटाइजेशन का क्या हमने देखा कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है उसे मार्केटाइजेशन कैसे डिमांड को बढ़ाता है। डिमांड अगर मार्केट और डिमांड अगर नहीं है, डिमांड अगर नहीं होगी तो सप्लाई का और प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रोडक्शन सक्सेसफुल तभी होता है जब डिमांड जो है लगातार बनी रहनी चाहिए। तो मार्केट से अगर डिमांड कहीं खो गई और डिमांड मार्केट से चली गई तो हमारे मार्केट में प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है, हमारे डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं लगातार, तो मेडिकल कॉलेज के लिए बराबर हमें उस स्तर के स्टूडेंट्स भी चाहिए होंगे। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं तो हमें इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी चाहिए होंगे। अगर हमें जो है स्कूल कॉलेज खोले गए हैं तो उनके लिए हमें प्रॉपर संख्या में स्टूडेंट्स चाहिए होंगे जो वहां पढ़ सके, और जिनके अंदर ये अवेयर हो कि नहीं उनको पढ़ करके आगे निकलना है। तो सारी की सारी चीजें डिपेंड कहाँ करती हैं, आकर के हमारी आ जाती है डिमांड पर। और इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमी जो है वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। डिमांड हमारी लगातार बनी रहे, इसका भी पूरा का पूरा प्रयास हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और करती भी है। इसके लिए भी हमारे यहाँ, और आपने देखा, अब हम बात करेंगे प्लानिंग की, कि जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है। कभी भी हम जब आगे बढ़ते हैं या किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो ऐसे ही नहीं कर देते हैं बिना किसी के, हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये आपको पता है कि हमारी 5 ईयर प्लान्स होते हैं, और प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, और प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उसमें प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं, और 5 इयर्स के लिए हम प्लान करते हैं। तो जब से भी आर्थिक सुधार शुरू हुए 90s से, उसके बाद से हमारे कई 5 ईयर प्लान्स निकल चुके हैं, और इस समय जो है हमारा 91 के बाद से हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो है अर्थव्यवस्था में औद्योगिक नीति और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी एक मेजर पार्ट। आज हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी आपको बताने वाले हैं, कि अब हम मार्केटाइजेशन को यहीं पर ब्रेक देते हैं, और अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चलेंगे कि कैसे आर्थिक नियोजन जो है वो, हमारा आर्थिक नियोजन किस तरह से, योजना आयोग की क्या भूमिका है इसमें, जो प्लानिंग कमीशन है उसकी क्या भूमिका है, कैसे योजना आयोग जो है वो काम करता है। योजना आयोग, पहले तो योजना आयोग जो काम करता था हमारा 90 से पहले की बात है, योजना आयोग जो भी काम करता था वो अपने हिसाब से काम करता था और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता था। लेकिन अब योजना आयोग जो काम कर रहा है आफ्टर 91, जब से हमारा आर्थिक सुधारों की बात आई है हमारे सामने, तब से योजना आयोग भी पूरी तरह से उन सुधारों को मद्देनजर रखते हुए
उन सुधारों को मद्देनजर रखते हुए अपने सारी योजनाओं को कार्यान्वित करता है, जिससे कि वो देश को जिस देश में लागू करते हैं। और आपने देखा कि कोई भी प्लानिंग हमारी की जाती किसी भी दिशा में लेकर के, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए, शिक्षा नीति बनाई जाए, चाहे वो हाउसिंग पॉलिसी बनाई जाए, चाहे वो जो है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई जाए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज हमारी जो है वो क्या होती क्या वो पॉलिसीज जो बनाई जाती है उनका फायदा लोगों तक तभी पहुंचता है जबकि उसमें लोगों के हिसाब से उनको रन किया जाए। तो अब योजना आयोग जो है हमारी जो भी पॉलिसीज बनाती है, शिक्षा की भी पॉलिसीज, मान लीजिए एजुकेशन पॉलिसी हमारी रन कर रही है, कोई बनाई गई है, तो उसको बनाने के लिए निजी क्षेत्र और जो भी क्षेत्र होते हैं उनको प्रॉपर निर्देश दे दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि किस तरह से उनको इसमें काम करना है। और जब आर्थिक सुधारों के बाद से हमारे पास जो निजी क्षेत्र है वो बढ़ गया है, क्योंकि और पब्लिक सेक्टर रिड्यूस हुआ है। तो अब जो हमारा योजना आयोग है उसकी एक ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो निजी क्षेत्र को किस तरह से दिशा निर्देश दे और किस तरह से उनसे आर्थिक सुधार के रास्ते पर उनको लेकर आए। तो हमारा जो योजना आयोग है वो एक संकेतात्मक और निर्देशात्मक नियोजन अपनाती है और निर्देशा यानी डायरेक्टिव वे में डायरेक्शन देकर सारा काम प्राइवेट सेक्टर से या जो पब्लिक सेक्टर में भी हमारी यूनिट्स है उनसे भी डायरेक्शन जो है वो किसका रहता है, योजना आयोग का रहता है। और इसके अलावा हमारा योजना आयोग जो है वो एक समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करती है। समन्वय एजेंसी, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में। जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी क्या होती है कि जो निजी क्षेत्र में और विदेशी क्षेत्रों में, हमारा जो निजी क्षेत्र है उसमें और विदेशों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखे और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के बीच में जो भी क्रियान्वयन हो उनको भी उनमें भी कोऑर्डिनेशन बना करके रखे ताकि दोनों का विकास प्रॉपर रूप से हो सके। इसके अलावा जो योजना आयोग का कार्य होता है वो होता है न्यायपूर्ण विकास करना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ रह जाए या कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह जाए। विकास के नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। क्या आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी मैडम आ रही है। यस मैम आ रही है। आ रही है? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे न्यायपूर्ण विकास करना। ये भी जो है योजना आयोग हमारी जो प्लानिंग करती है उसमें इस बात को पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो भी विकास होगा वो जो है लॉपसाइडेड नहीं होगा, यानी हर क्षेत्र का विकास होगा, इक्वल डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए अभी हमारे सामने जो नारा दिया हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास। और ये बहुत जरूरी है, सबका साथ भी जरूरी है क्योंकि कौन व्यक्ति हमारे किस काम आ सकता है ये भी हम नहीं जानते। हर व्यक्ति हमारे जो वो हमें हमेशा जो है 125 करोड़ और 130 करोड़ भारतवासियों की बात की गई है। तो प्रत्येक भारतवासी जो भी भारत का नागरिक है उन सबका साथ हमें, सबका साथ भी है चाहिए और सबका विकास भी चाहिए। और इस बारे में योजना आयोग हमारा पूरा ध्यान रख रहा है और इसलिए वो जो है जो भी योजनाएं हमारी बनाई जा रही हैं उनमें इस बात का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है कि
उसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी क्षेत्र पिछड़ा हुआ न रह जाए और कोई भी व्यक्ति पिछड़ा हुआ न रह जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो आम आदमी के फायदे की हो और आम आदमी के विकास के रास्ते पर ले जा सके। और जो क्षेत्र पिछड़े हुए हमारे हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्पेशली काम किया जा रहा है। जैसे जहाँ पे सड़कें नहीं बनी थी वहां सड़कों की व्यवस्था की जानी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं थी, घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही थी, गांव गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है। शहर गांवों को शहरों से सड़कों के जरिए जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे हाईवेज बनाए जा रहे हैं जिससे कि दूरियों को कम किया जा सके। बहुत सारी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, मल्टी नेशनल और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और स्पेशली जब कोरोना जैसी महामारी के बाद से तो आपने देखा कि किस तरह से जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे और बढ़ गए हैं। हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। हर क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जा रहा है। पीने के पानी जैसी चीज, पीने के पानी की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके पीने के लिए, ताकि पानी की वजह से कोई भी बीमारी जन्म न लेने पाए। इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है कि एनवायरमेंट की ओर, कि हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूशन इस समय एक बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन बनी हुई है कि ना तो एयर पॉल्यूशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ध्वनि पॉल्यूशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो हमारी ग्रीनरीज है उनको बढ़ावा देने के लिए ध्यान दिया जा रहा है। तो बहुत सारी, खाली डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने जो है डेवलपमेंट ज्यादा कर दिया, हमने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया या हम विदेशों से आगे निकल गए। डेवलपमेंट हर चीज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब बहुमुखी विकास। तो बहुमुखी विकास हमारा तभी होगा जब हम अपनी हवा को भी स्वच्छ कर पाएंगे, अपने पानी को भी स्वच्छ कर पाएंगे। हम आम लोगों के लिए बेसिक नीड्स जो होती है टॉयलेट की, वो भी, उसमें भी आपने देखा कि कैसे स्वच्छता अभियान को चलाया गया और किस तरह से जो है टॉयलेट्स की कितनी ज्यादा व्यवस्था की गई। हालांकि उतनी तेजी के साथ जितनी व्यवस्था की गई उतनी अच्छी तरह से वो कुछ कारणों से रन नहीं कर पा रहे हैं। उसमें बेसिक खामियां हैं जिनको देखने की आवश्यकता है कि पानी की व्यवस्था की जाए, फ्लश की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। तो ये सब चीजें जो भी, और इसके अलावा ये तो न्यायपूर्ण विकास की बात हो गई जो योजना आयोग हमारा देखता है। और इसके अलावा कैसे जो है साधनों का आवंटन किया जाए, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। साधनों का आवंटन ऐसा ना हो कि जिन लोगों के पास जो ऑलरेडी साधन संपन्न है उन्हीं के पास गवर्नमेंट के साधन पहुंचते रहे, और जिन लोगों को वाकई उनकी जरूरत है उन तक वो चीजें ना पहुंच पाए। इसके लिए अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने फ्री राशन की व्यवस्था की है। जो बाकी लोग हैं उनको राशन के कार्ड से कोई मतलब नहीं होता है, जो हमारे निचले तबके के लोग हैं उनको कैसे फ्री राशन दे करके उनकी एक बेसिक नीड, ये भी, क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है व्यक्ति की, रोटी की आवश्यकता होती है, पेट भरने की आवश्यकता होती है, तो उसको पूरा करना तो सबसे बड़ा दायित्व बनता है। तो वो नीड भी एक पूरी की जा रही है और उसको पूरा करने के लिए जी जान से इसमें हमारी जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। और इसमें, इसके अलावा जो हमारा आधारभूत सामाजिक ढांचा है और मानवीय विकास, आधारभूत यानी सोशो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दोनों तरह की डेवलपमेंट आवश्यक है जिनकी ओर ध्यान दिए बिना आर्थिक सुधार नहीं हो सकता है। तो ये दोनों चीजें जो है इनका डेवलपमेंट पूरी तरह से करना
आवश्यक हो गया है। अब हमारी जो इसके लिए जो हमारे योजना आयोग की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या करते हैं, किन किन ओर ध्यान दे रहे हैं। सिंचाई है की व्यवस्था है, ऊर्जा है, हमारा ऊर्जा क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, संचार क्षेत्र है, भौतिक ढांचे को तथा साक्षरता, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण, सामाजिक ढांचे को सुधारना। तो ये सारी चीजें सुधारे बिना हम आर्थिक सुधारों की अगर बात करें तो अपूर्ण रह जाती है। आर्थिक सुधार हमारे जो भी अपनाए गए, जो भी तीन चीजें, बड़ी तीन चीजें एलपीजी के रूप में ली गई, वो बिना इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिए बिना पूरी नहीं हो सकती, और ना ही हम जो है वो जा सकते हैं डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम डेवलपमेंट के रास्ते पर तभी जा सकते हैं जब हम इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। इन चीजों को इग्नोर करने से हम आर्थिक अचीवमेंट, या हम कहें कि हमने बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता हासिल कर ली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। I'm just taking a 2-minute break. तो अब ये हमने देखा कि योजना आयोग किस तरह से हमारी गवर्नमेंट बिना प्लान किए हुए कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, प्लान वे में डेवलपमेंट करना होता है। और प्लान वे में डेवलपमेंट करने के लिए कौन क्या चीजें आवश्यक होती हैं, तो उसके लिए हमारा योजना आयोग जो है वो है। और योजना आयोग प्लानिंग करता है, 5 साल के लिए प्लानिंग की जाती है, और उस 5 साल में हम कहाँ से कहाँ कितना काम कर पाए इस पे भी वर्क किया जाता है। और इसके अलावा हम अब जो नई 91 के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्वायर की गई, उस पर अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है वो औद्योगिकरण के बिना अधूरा रह जाता है। तो औद्योगिकरण जो है वो भी एक नींव होती है। औद्योगिकरण जो है रीढ़ होती है किसी भी देश के आर्थिक विकास की। तो औद्योगिकरण हमने जो 91 में औद्योगिक नीति अपनाई, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जिसको कि 24 जुलाई 91 में लागू किया गया था। तो उसमें क्या था, क्या थी वो औद्योगिक नीति, क्या क्या चीजें उसमें रखी गई, और कैसे वो आज 30 सालों में हमें कहां से कहां उस औद्योगिक नीति ने पहुंचाया। तो सबसे पहली चीज जो थी वो अपनाई गई, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को कम करना और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना, ये हमारी उस औद्योगिक नीति का पहला मुद्दा था। क्योंकि पहले हमने हमारी हमेशा से जो हम रहे हैं, एक तो आपको मालूम है कि 3 तरह की इकोनॉमी हमारी होती है। एक तो सोशलिज्म होता है, एक कैपिटलिज्म होता है, और इनके बीच की एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। तो हम हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्वायर किए रहे, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते रहे। लेकिन हमारा जो इंक्लाइनेशन था वो सोशलिज्म की तरफ अधिक हुआ करता था, जबकि 91 के बाद से हमारा इंक्लाइनेशन कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ा है। तो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने का मतलब है कि हमने जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया और पब्लिक सेक्टर को हमने रिड्यूस किया।
पब्लिक सेक्टर को हमने जैसे जैसे रिड्यूस किया और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, तो हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगे और हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्शन था पब्लिक सेक्टर का, ये स्टार्ट हो गया। पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और इसमें जो है अब हमारे पास जो क्षेत्र है वो रेलवे परिवहन है और परमाणु ऊर्जा है, एटॉमिक एनर्जी है। दो क्षेत्र हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर में है, वो दो क्षेत्र हैं। सेकंड जो चीज हमने एक्वायर की वो था लाइसेंसिंग व्यवस्था, लाइसेंसिंग की समाप्ति। लाइसेंसिंग की समाप्ति, जो भी लाइसेंस की आवश्यकता होती थी उद्योगों के लिए, पहले आपको यह पता है कि जो भी कोई व्यक्ति उद्योग लगाने जाता तो सबसे पहली चीज उसकी होती थी कि उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, उसको अपने उद्योग के लिए लाइसेंस लेना है। अब और बिना लाइसेंस के वो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो लाइसेंसिंग की समाप्ति मतलब जो इट इज ए पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, कि लाइसेंसिंग को समाप्त करने की व्यवस्था जो है लिबरलाइजेशन की ओर इशारा करती है कि हम उदारवादिता अपना रहे हैं उद्योगों के प्रति और लाइसेंसिंग को हम समाप्त करके उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारे उद्योग बिना किसी रुकावट के फ्लरिश कर सके। और आगे चल के हम बात करेंगे कि और किस तरह के उद्योगों को सरकार ने बढ़ावा दिया। अभी और आगे हमें काफी इस विषय में बात करनी है। तो 2006 में अनिवार्य लाइसेंस को 5 उद्योगों तक कर दिया गया था, जिसमें कि सिगरेट, शराब, रक्षा उपकरण, खतरनाक साधन, औद्योगिक विस्फोट आदि थे। तो इन 5 उद्योगों तक सीमित कर दिया था लाइसेंसिंग को और उसके बाद वो भी लाइसेंसिंग उस पर भी हटाने का प्रावधान किया गया। पंजीकरण की समाप्ति, जो रजिस्ट्रेशन कराना होता था, कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाने जाता था तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता था, तो रजिस्ट्रेशन की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि उद्योग लगाने के लिए अब कुछ ऐसा जरूरी नहीं रखा गया। इसके बाद विदेशी पूंजी को किस तरह से बढ़ावा दिया गया, 40% से बढ़ा करके उसको 51% किया गया और 51% के बाद उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया गया, तो 100% छूट दे दी गई कि पूरी 100% विदेशी पूंजी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे उनको भी शामिल किया गया। विदेशी लोगों को खुला ऑफर दिया गया कि वो इंडिया में अपनी पूंजी लगाने के लिए स्वतंत्र है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया, सेटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जरिए जो है ये बोर्ड ये देखता था कि किस तरह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इजीली लोग कर सके और उनको इसमें पूरी तरह से मदद प्रदान की जाती मदद प्रदान की गई। इसके अलावा तकनीकी विशेषज्ञ का जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट होता था, जो समय समय पर लोगों को जो है मतलब किया गया टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट, ताकि वो समय समय पर लोगों को तकनीकी सहायता मुहैया करा सके कि वो अपने उद्योगों के लिए किस तरह से की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाता है तो बहुत सारी चीजें उसे जानने की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजें उसके सामने आती हैं, बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं और उनको निपटने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार जी। तो उसमें तकनीकी विशेषज्ञ हमारे टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो है वो उनको भी
नई औद्योगिक नीति के तहत अपॉइंट किया गया। और घाटे वाले सरकारी उद्यम जो पब्लिक एंटरप्राइजेस इनकरिंग इश्यूज जो थे, मतलब इनकरिंग लॉसेस, जो लॉसेस में जा रहे थे घाटे वाले उद्योग, उनको जो है खत्म करके, घाटे वाले सरकारी उद्यमों को खत्म करके प्राइवेट उद्यमों की स्थापना की गई। और इसके लिए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना की गई। और इसके अलावा कर्मचारियों को सुविधाएं बहुत सारी दी गई, फैसिलिटी जो लोग इन उद्यमों में अपने लगे हुए थे उनको लेबर लॉ से रिलेटेड, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने उद्योग लगाया है तो उनको लेबर भी रखना पड़ेगा, और किस तरह से उनको इससे निपटना है, किस तरह से रन करना है अपनी इंडस्ट्री को स्मूथली, इन सब के लिए सलाहकार बोर्ड बनाए गए। तो उसकी सहायता से लोगों को जो है सलाह प्रदान की गई। इसके अलावा उद्योगों का स्थापना स्थान, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिसाइड किया गया। तो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ डिसाइड किया जाएगा? जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं लगे थे, जो क्षेत्र अवॉइड थे इससे, जिन क्षेत्रों में उद्योग जो है वो बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाए थे, गवर्नमेंट ने ऐसे क्षेत्रों को चूज किया नई इकोनॉमिक पॉलिसी में कि उनको वहां पे उद्योग लगाने हैं और वहां पे उनको डेवलपमेंट करना है उद्योगों का, ताकि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का जो है डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि बहुत सारे उड़ीसा के बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र थे, जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर क्षेत्र थे, जो कि जहाँ पे कि बहुत ज्यादा, और इसमें आप देख रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट नोएडा क्षेत्र में हुआ है, उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है नोएडा, तो नोएडा में सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज लगाई गई और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुए। मल्टीनेशनल कंपनीज भी आप देख सकते हैं कि नोएडा में कितनी ज्यादा आ गई हैं। और इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने के लिए, क्षेत्रीय असमानता यानी जो भी लॉपसाइडेड डेवलपमेंट था उसको खत्म करने के लिए सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी उद्योगों को स्थापित करने में। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हद तक हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सहायक हुई, कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सहायक हुई। इसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जानना आवश्यक हो गया। इसके अलावा प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले जितना ज्यादा रहता था, जितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव शिकंजा कसा रहता था एक तरह से लोगों का, कि आपने देखा कि सरकारी जो ऑफिस होता था उसका बाबू भी जो है वो भी अपनी हनक अलग रखता था, बाबूगिरी चलती थी उसकी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है। और उद्योग कोई लगा रहा है तो उसको 20 तरह के लोगों के पास से होके गुजरना होता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव शिकंजा जो है उसको भी कम किया गया, उस नियंत्रण से भी लोगों को मुक्ति दिलाई गई, ताकि हमारे उद्योग जो है वो आसानी से रन कर सके। इसके अलावा एकाधिकार अधिनियम से छूट, एकाधिकार अधिनियम यानी मोनोपोली एक्ट जो था, एमआरटीपी एक्ट, उसको समाप्त कर दिया गया। एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करने से भी उद्योगों को फ्लरिश करने में काफी सहायता मिली। और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों को एक नई परिभाषा के अंतर्गत गठन किया गया। जैसे सूक्ष्म उपक्रम जो है 25 लाख तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो सूक्ष्म उपक्रम के तहत, सूक्ष्म माइक्रो लेवल का की इंडस्ट्री जो है वो लगा सकता है 25 लाख रुपए खर्च करके। लघु उपक्रम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से अधिक 5 करोड़ तक था, और मध्यम उपक्रम के लिए
5 करोड़ से अधिक 10 करोड़ रुपए तक। इक्विपमेंट्स संयंत्रों के आधार पर अगर ये सीमा देखी जाए तो सूक्ष्म उपक्रम 10 लाख और लघु उपक्रम 10 लाख से अधिक 2 करोड़ तक और मध्यम उपक्रम 2 करोड़ से अधिक 5 करोड़ रुपए तक। इसके अलावा लघु उद्योगों को आरक्षण दिया गया। लघु उद्योगों को आरक्षण देने के लिए वर्ष 2006 में लघु उद्योग ऐसे उद्योगों को कहा गया था जिसमें कि प्लांट और मशीनरी में 5 करोड़ से अधिक का निवेश ना हो। अगर 5 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं है तो वो लघु उद्योग थे और इन उद्योगों को संरक्षण गवर्नमेंट की ओर से प्रदान किया गया। लघु उद्योगों के लिए अक्टूबर 2008 में 21 वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षित कर दिया गया कि इन 21 वस्तुओं का उत्पादन जो है ये लघु उद्योग ही करेंगे और इनके अंतर्गत ही किया जाएगा ताकि उनको संरक्षण मिल सके और वो फ्लरिश कर सके। इसके अलावा आयात की सुविधाएं दी गई, फैसिलिटीज ऑफ इंपोर्ट्स, क्योंकि हर उद्योग जो भी लगाया जाता है उसमें उनको रॉ मटेरियल्स अपने आयात करने होते हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स भी जो है मशीनरी वगैरह भी आयात करनी होती है कई बार, तो आयात की भी सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया गया। उसमें पूरी छूट प्रदान की गई, उसमें जो टैक्सेस वगैरह थे उनमें रिबेट दी गई, टैक्सेस में छूट प्रदान की गई ताकि, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो ऐसे उद्योगों को आयात की इजाजत देता रहता है ताकि ये इस तरह के उद्योग जो है वो फ्लरिश कर सके। अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा, क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो जो जैसा कि हमने जिस उद्देश्य से उसको एक्वायर किया था, जिस उद्देश्य से एक फॉर्मेट बनाया था नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वो फॉर्मेट जो है उसी के अनुरूप हमें उसके रिजल्ट सामने आने लगे। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहला जो हुआ वो पब्लिक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र सीमित होने से जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बढ़ावा मिला। अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों की संख्या में कमी आ गई। अनिवार्य लाइसेंस जो थे, जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी, उन उद्योगों में कमी आ गई क्योंकि अनिवार्य लाइसेंस जो है वो अब की योजना अब समाप्त कर दी गई थी। बड़े उद्योगों का विस्तार होने लगा, निर्यात प्रोत्साहन होने लगा, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि छोटे उद्योग जो है वो भी किस तरह से निर्यात को प्रोत्साहन करेंगे, कैसे निर्यात करेंगे और आयातों को कम करेंगे। इसके लिए भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह बनाए गए, अभी हम करेंगे इस बारे में भी बात। तो और शुल्कों में कमी, रिडक्शन इन ड्यूटीज वगैरह में कमी की गई। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। 91 में 97 मिलियन यूएस डॉलर का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो कि 2009-10 में बढ़कर 47,000 करीब 37 से 47,000 मिलियन यूएस डॉलर हो गया था। तो विदेशी निवेश हमारा लगातार बढ़ रहा था। तो हम ये नहीं कह सकते थे कि आर्थिक सुधार जो है उनका असर इकोनॉमी पर नहीं हो रहा है। आर्थिक सुधारों का लगातार इकोनॉमी पे असर हो रहा है। अब तो 30 साल होने वाले हैं और 30 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम कह सकते हैं। तो 30 इयर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने बहुत कुछ अचीव किया है। हालांकि बीच में बहुत सारे हर्डल्स भी आए हैं और कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि सबसे बड़ा हर्डल जो है वो कोविड-19 को लेकर के और ओमिक्रॉन को लेकर के आया है कि अब दूसरी लहर आ रही है, अब तीसरी लहर आ रही है और इसी डर को लेकर के हमारी सारी व्यवस्था
ठप होती रहती है बीच बीच में, लेकिन फिर भी हम अपने जो हमने चीजें एक्वायर की है, जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों पर अमल करते हुए हम दृढ़ता के साथ अपनी इकोनॉमी को रन कर रहे हैं। तो ये सारे हर्डल्स हम इजीली क्रॉस कर ले जा रहे हैं, कर ले पा रहे हैं। उद्योगों के लिए अब हमने विदेशी निवेश को तो प्रोत्साहन मिला, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को प्रोत्साहन मिला कि वो कैसे जो है उद्योगों में खर्च करने लगे। बिजली उत्पादन उद्योगों के लिए करों में छूट प्रदान की गई। निर्यातकों के लिए रियायती ऋण दिए गए। जो लोग अपने उद्योग को निर्यात करेंगे उनको बहुत सारे छूट प्रदान की गई उनके उद्योगों में, और स्पेशल तरीके से उनको छूट प्रदान की गई ताकि वो निर्यात को बढ़ावा दे सके। और आप जानते हैं कि निर्यात को बढ़ावा देने से हमारे पास फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज जो है हमारा वो बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा इक्वल होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों पर जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो निर्यात बढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सपोर्ट हम जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना हमारे लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। इंपोर्ट हमको कम से कम अपने करने चाहिए ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक संतुलित मोड में रख सकें। इसके अलावा जो है उद्योगों के लिए जो ऋण सीमा है उसको भी बढ़ा दिया गया, उसको 500 करोड़ रुपए कर दिया गया बढ़ा करके। उधार देने की सीमा को रुग्ण औद्योगिक कंपनी एक्ट में संशोधन किया गया जो कि सिक इंडस्ट्रीज थी, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। तो सिक इंडस्ट्रीज को या तो समाप्त कर दिया गया या उनको जो है सिक इंडस्ट्रीज अगर गवर्नमेंट की थी तो उनको प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया, इससे पहले कि वो बिल्कुल डेड हो जाए। पिछले क्षेत्रों के उद्योगों के लिए कर अवकाश, टैक्स हॉलिडे फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। अब ये टैक्स हॉलिडेज क्या होते हैं, कर अवकाश क्या होते हैं? पंचवर्षीय पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पंचवर्षीय कर अवकाश की घोषणा की। यानी ये कर अवकाश उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना करती है। मतलब पिछड़े क्षेत्रों में उन्होंने अगर बहुत सारी, अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करें तो कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर अपनी इंडस्ट्री को वहां पे लगाना चाहता है जहां उसे बेसिक फैसिलिटीज सारी मुहैया हो रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की निर्बाधित सप्लाई आ रही है और वाटर फैसिलिटीज हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं, तो वहां पे लगाने की। लेकिन एक बहुत एकदम रिमोट एरिया में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अपनी इंडस्ट्री को लगाने को जल्दी तैयार नहीं होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को विशेष टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलिडे जिसको कहा गया, वो दिया कि उन्होंने कहा 5 साल तक आपको टैक्स ही नहीं देना है। 5 साल तक आप टैक्स दिए बिना अपनी वहां इंडस्ट्री लगाइए और आप टैक्स दिए बिना फ्लरिश करिए और अपने उद्योग को निर्यातोन्मुखी बनाइए। तो ये टैक्स हॉलिडेज फॉर इंडस्ट्रीज कहलाया इन बैकवर्ड एरियाज। अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन, यानी प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि ऊर्जा है, सड़क है, समुद्री बंदरगाह, एयरपोर्ट, दूर संचार, इन सब की भागीदारी वाले जो उद्योग थे उनको जो है स्पेशली उनको बढ़ावा दिया गया। और डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे कि 96-97 में सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना की। यह आयोग सरकार को
विनिवेश संबंधी आवश्यक सुझाव देता है। वर्ष 2011 तक हमारे पास 99,000 करोड़ के जो समता अंशों का विनिवेश किया जा चुका था। तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की भी स्थापना की गई। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ावा दिया जाएगा और किस दिशा में कैसे दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में से वित्त एकत्रित करना, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से किस तरह से वित्त एकत्रित करना, और इसमें जो है भारतीय निगम इसके लिए अमेरिकन जमा प्राप्तियां, विश्व जमा प्राप्तियां जारी करके वित्त एकत्रित करते हैं। और इन्हें जो है यूरो इश्यू भी कहा जाता है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स जो है बिक्री कर के विवेकीकरण के लिए सरकार ने 2003-4 में मूल्य वृद्धि कर की घोषणा की। मूल्य वृद्धि कर, इसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। ये अप्रैल 2005 में इस कर पर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को सभी राज्यों व संघीय प्रदेशों में लागू करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें उसका जो इम्पैक्ट पड़ा वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पर भी पड़ा, कि टेक्नोलॉजिकल सुधार हुआ, तकनीकी सुधार अर्थव्यवस्था में हुआ, जिसमें कि हमारा तकनीकी सुधार से मतलब है जो भी हमारी प्रोडक्शन हुए उनको किसी न किसी मानक पर उनको जांचा जाता था कि ये प्रोडक्ट वाकई इस मानक पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। इसके बाद ही उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता था। और उसके लिए हमारा जो मानक बनाया गया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO बनाया गया, जो कि अपना प्रमाण पत्र चीजों को, या आपने देखा कि ISI ऑर्गेनाइजेशन के जरिए प्रमाण पत्र जारी होता है कि वो ये प्रोडक्ट जो है वो इस मानक पे खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। इसको वाकई मार्केट में आने के लिए या विदेशों में जाने के लिए, विदेशी मार्केट को फेस करने के लिए ये प्रोडक्ट तैयार है या नहीं है। तो ऐसे मानकों से होकर के गुजरने से हमारे प्रोडक्ट को एक बहुत बल मिलता है। और यानी तकनीकी सुधार की दृष्टि से ऐसा किया गया। बायोटेक्नोलॉजी सेल की स्थापना की गई, सेटिंग ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी सेल 2002 में किया गया था इसको। और टेक्नोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, टेक्नोलॉजिकल प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि वो टेक्नोलॉजिकल सुधार अपने उद्योगों में कर सके। और MRTP अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था कि लघु उपक्रमों की निवेश सीमा में वृद्धि, जो छोटे उद्योग थे उनकी निवेश सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई थी। छोटे उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर दी गई थी। उनको जो है प्लांट और मशीनरी में 5 करोड़ तक के निवेश और सेवा उपक्रमों में 2 करोड़ तक के निवेश को उपक्रमों को लघु उपक्रमों की परिधि में शामिल कर दिया गया था। अब मैं 2 मिनट का जरा ब्रेक ले रही हूँ। I have some problem in my throat. Then I will start again. Hello? यस मैम। हाँ, बस 2 मिनट के लिए। मैम 2 आप मिनट क्लास का ओवर ब्रेक। कर सकती हैं, हो गया है,
काफी कुछ। हाँ, काफी हो गया है। तो कल मैं अब कल आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में, आज मैंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में आप लोगों को बताया है, और Yes, कल ma'am. मैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगी कि बैंकिंग सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ा। मतलब आज तो आपने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या जो है कैसे जरूरी है हमारे ये इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस तरह जरूरी है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नई इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ा और क्या, तो पूरा आपको समझ में आ गया होगा आप Yes, लोग को। ma'am, आ गया। और अब कल मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगी कि क्या इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर पड़ा है, आर्थिक सुधारों का किस तरह से बैंकिंग सेक्टर हमारे जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर जो है उस पे क्या है। ठीक है, तो Okay, ma'am, इनको सबको okay. लेते हुए कल फिर। तो अभी क्या, अब ओके आप लोग कुछ पूछना चाहें? अभी 15 मिनट बाकी है। No, 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 ma'am, कुछ नहीं पूछना है। हाँ, कुछ अगर अभी जो बताया है उसमें कुछ पूछना है, या और कल के लिए क्या जानना चाहते हैं, ये कुछ बताना हो। क्योंकि कल हमारा ये इकोनॉमिक जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का यूनिट है, ये कल खत्म हो जाएगा। 4th यूनिट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। कल आई विल उनको कुछ मैम प्रॉब्लम मुझे पता चला, मैं अपने आप हाँ पहले से बताइए, ग्रुप में ऐड हो गया हूँ। हाँ बताइए, कुछ पूछना है? हेलो, मैम हम लोगों यस मैम, अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कंप्लीट हो जाए तो हम लोगों को रिसर्च से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहें, क्योंकि आप सीनियर हैं तो रिसर्च से रिलेटेड टिप्स आप किस तरह की लेना चाहेंगे? बिल्कुल मतलब दे देंगे, हम लोग अभी जैसे बिगनर्स हैं तो कल दे देंगे। कल ऐसा करेंगे, हाफ टाइम हम में वो बाइंड अप कर देंगे अपना, और उसके बाद फिर आप लोगों को रिसर्च टिप्स दे देंगे। यस मैम, श्योर मैम, क्योंकि मैम हम लोग बिगनर्स हैं तो हम लोगों को काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, अभी स्टार्टिंग है। और तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी डिफिकल्टीज हमसे शेयर करिएगा, देन आई विल ट्राई टू रिमूव देम। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, यस मैम, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।